आज के इस वीडियो में हम लोग जेनरिक्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि जेनरिक्स होते क्या हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जेनरिक्स है क्या, इसकी क्या नीड है, मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही थी जिसकी वजह से जेनरिक्स लाए गए। तो यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं। सपोज मेरे को एक कंटेनर की क्लास बनानी है जिसके अंदर मुझे इंटीजर रखना है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसे मैं नाम दूंगा इंट कंटेनर, और इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा वैर डेटा, जो कि इंट टाइप का होगा, और इसके अंदर मैं कुछ मेथड ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरी एक कंटेनर की क्लास है जो मैंने इंटीजर के लिए बनाई है, और ये कुछ सेट ऑफ मेथड्स हैं जो इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। मतलब ये एक डमी कोड है जिससे आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या थी। तो ये जो मैंने क्लास बनाई है ये इंटीजर के स्पेसिफिक है। तो सपोज फ्यूचर में एक रिक्वायरमेंट आई है कि भैया मुझे सेम काम जो है वो स्ट्रिंग के लिए भी करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस क्लास को कॉपी करूँगा और जहाँ जहाँ पे भी इंटीजर लिखा है वहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी कर दूंगा। मतलब जिस जगह पे भी इंटीजर है वहाँ पे मुझे स्ट्रिंग करना है, क्योंकि कंटेनर की जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल सेम ही है। मतलब उसके अंदर भी सेम ही ऑपरेशंस हो रहे हैं, सेम ही चीज़ें हो रही हैं। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर की क्लास बनाई थी जो कि सिर्फ इंटीजर के स्पेसिफिक थी, इसलिए मुझे यहाँ पे एक दोबारा क्लास बनानी पड़ी स्ट्रिंग के लिए। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर में कोई और भी तो रिक्वायरमेंट आ सकती है, मतलब डबल के लिए भी आ सकती है, लॉन्ग के लिए भी आ सकती है, या कोई यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है उसके लिए भी आ सकती है। कंटेनर का मतलब है ऑब्जेक्ट को स्टोर करना और उस पर वही सेम ऑपरेशंस परफॉर्म होने। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग वहाँ पे टाइप पास कर दें कि इस टाइप के लिए क्लास बना दो। मतलब मुझे टाइप स्पेसिफिक क्लासेस ना लिखनी पड़े, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये इंटीजर की है, ये स्ट्रिंग की है। मतलब मुझे एक जनरल क्लास लिखनी है जो टाइप पे डिपेंडेंट ना हो। मैं उसमें टाइप खुद से पास करूँगा और वो उसके अकॉर्डिंग मुझे कंटेनर बना के दे देगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जेनरिक्स आए थे। तो देखते हैं उसका सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसे मैं नाम दूंगा कंटेनर, और यहाँ पे मैं एक एंगल ब्रैकेट्स बनाऊंगा। तो ये जो है इसके अंदर मुझे टाइप पास करना होगा। तो जिस भी टाइप का मुझे कंटेनर चाहिए उसका टाइप मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ टी। तो टी एक जनरल नाम है, मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे ABCDEFG कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। टी जनरली यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा फेयर डेटा, और इसको मैं यहाँ पे टी टाइप का डिफाइन करूँगा, मतलब जो भी आप टाइप डिफाइन करेंगे। तो क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटीजर का कंटेनर था तो इसने इंट लिया था, और ये स्ट्रिंग का कंटेनर था तो इसने स्ट्रिंग लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसे टी टाइप डिफाइन किया है, जो कि आप पास करोगे कि आपको किस टाइप का कंटेनर चाहिए। और इसके अंदर भी मैं सेम मेथड कॉपी कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं टी डिफाइन कर दूंगा। सिमिलरली इसको भी मैं यहाँ पे टी डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी जेनरिक क्लास है, इसके अंदर ये जो मेथड्स हैं वो भी जेनरिक हैं। तो इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ वैल ओ। तो यहाँ पे इसके कुछ मेथड कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ obj.getValue। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बता रहा है कि जो इसका रिटर्न टाइप है वो इंट है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर रिटर्न किया था, तो ये मुझे बता रहा है कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। तो ये तो हमें पता ही है। तो उसके बाद देखते हैं कि जेनरिक क्लासेस के ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जेनरिक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई कंटेनर, और यहाँ पे मैं कंटेनर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेनर के आगे एंगल ब्रैकेट्स आ रहे हैं और यहाँ पे मुझे टी पास करना है, मतलब टाइप पास करना है मुझे। तो ये मैंने इंटीजर का कंटेनर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंट पास करूँगा और यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइलर ने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको यहाँ पे इंट भेजना है, क्योंकि ये जो टी वाली वैल्यू है यहाँ पे मैंने इंट पास करी है। तो कंपाइलर ने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया कि जहाँ जहाँ पे भी टी था वहाँ पे मुझे इंटीजर पास करना है। मतलब यहाँ पे आप टाइप पास करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी कंटेनर डॉट गेट वैल्यू करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट ही रिटर्न कर रहा है। मतलब इन दोनों क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि हमने एज ए जेनरिक क्लास डिफाइन करी है। तो इस तरीके से हम लोग जेनरिक क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो एक और टाइप का कंटेनर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग कंटेनर। तो इसका भी एक मेथड कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस कंटेनर डॉट गेट वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग आ रहा है। तो जेनरिक्स ने हमारी क्या मदद करी कि आप एक जनरल क्लास बना सकते हो जो कि टाइप डिपेंडेंट नहीं है। आप टाइप उसमें खुद से पास करोगे। अब फ्यूचर में कोई और भी टाइप आता है तो उसके लिए भी ये सेम बिहेव करेगी। तो इस तरीके से हम लोग जेनरिक क्लासेस बनाते हैं और उसके अंदर जेनरिक मेथड डिफाइन करते हैं। तो जेनरिक्स जो है वो कलेक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हमने अपनी कलेक्शन वाली वीडियो में लिस्ट के बारे में देखा था, मैप के बारे में देखा था, और उसके अंदर हम लोग टाइप पास कर रहे थे एंगल ब्रैकेट्स में। तो लिस्ट जो है वो एक जेनरिक क्लास है, मैप जो है वो एक जेनरिक क्लास है। तो उसका क्लास स्ट्रक्चर देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पे मैं लिस्ट लिखता हूँ और इस पर कंट्रोल क्लिक दबाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डिफाइंड है, मतलब जेनरिक इंप्लीमेंटेशन है। अगर मैं म्यूटेबल लिस्ट के अंदर भी जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी जेनरिक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये जो हमारी कलेक्शन वाली क्लासेस है इनका बनता भी है कि ये जेनरिक क्लासेस ही हों,
क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो लिस्ट में, इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, यूज़र डिफाइंड लिस्ट भी हो सकती है, मतलब आप किसी भी टाइप की लिस्ट बना सकते हो, इसलिए जेनरिक्स हैं। तो रिकॉल करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे थे फंक्शन लिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे एंगल ब्रैकेट्स देता है कि किस टाइप का लिस्ट बनानी है आपको। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग की लिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखा रहा है। तो ये था हमारा जेनरिक्स के बारे में। तो आखिरी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड नाम का, और यहाँ पे मैं कीवर्ड का यूज़ करूँगा वैर आर्ग, और इसको मैं नाम दूंगा वैल्यूज़, और इसको मैं इंटीजर टाइप का बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कीवर्ड का यूज़ किया है वैर आर्ग। तो देखते हैं इसका क्या यूज़ है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप ही डिफाइन किया है, बट मैं इस पर लूप लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर आई इन वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वैर, और इसको मैं नाम दूंगा सम, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सम प्लस इक्वल टू आई, और आखिरी में इसको प्रिंट करा देते हैं। वैर आर क्या कहता है कि आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हो इंटीजर टाइप की, और ये जो वैल्यूज़ है उसका एरे होगा। तो यहाँ पे इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं मल्टीपल पैरामीटर्स भेज सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक और बार कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ। तो ये कीवर्ड क्या करता है वैर आर, ये कह रहा है कि आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। मैं अपने वेरिएबल को एरे बना देता हूँ जिस पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉल के अंदर ये जो वैल्यूज़ है वो इसको पॉइंट करेगी, और ये जो हमने सेकंड बार कॉल किया है तो वैल्यूज़ के अंदर ये वाला एरे होगा, मतलब एक ऐसा एरे जिसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ है। तो इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 आया है, मतलब 1 2 3 4 5 का जो सम होता है वो 15 होता है, और ये हमने 9 बार 1 किया है। तो यहाँ पे मैं एक और बार 1 ऐड कर देता हूँ तो 10 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 15 और 10 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग वैर आर का यूज़ करते हैं, मतलब आप लोग यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ पैरामीटर्स भेज सकते हैं, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल होगा वो एक एरे टाइप का हो जाएगा, मतलब ये इंटीजर का एरे है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ तो वो स्ट्रिंग का एरे हो जाता है।